नमस्कार। बात हो रही थी पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल में हमने मूल अधिकार कर लिए, नीति निर्देशक तत्व कर लिए और कर्तव्य भी कर लिए। अब अपन बात करेंगे भाग 5 की। किसकी? भाग 5। और भाग 5 किससे संबंधित है ये मैंने आपको बताया था, यानी किससे संबंधित है? संघ सरकार से। संघ सरकार से। और इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं उनका भी जिक्र करेंगे कि 51 तक तो हमने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़े, फिर 51 क्या यानी मूल कर्तव्य में पढ़े, यानी कहां से स्टार्ट करना है? 52 से 151। 52 से 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किस में है? संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, दूसरा है व्यवस्थापिका, और तीसरा है न्यायपालिका। इन तीनों की बात की थी हमने कि सरकार के 3 अंग हैं, इन तीनों के भी अनुच्छेद तो होंगे। फिर कितने में कौन से अनुच्छेद? कार्यपालिका कहां से कहां तक विस्तृत है, व्यवस्थापिका कहां से है और न्यायपालिका कहां से कहां तक है। तो बात कर लेते हैं इसकी यहां से। 52 से 78 यानी ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यपालिका। अब आपको याद होना चाहिए कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? पीछे के जो वीडियो अगर आपको याद है तो आपको याद रहेंगे कि कौन कौन आएंगे। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सारी कहाँ आएगी? 52 से 78 के बीच में सल्ट जाएगी। ठीक है। अब बात करें व्यवस्थापिका की, तो देखो व्यवस्थापिका यहाँ कितने हो गए? 78। तो यहाँ क्या आ जाएंगे? 79 से 123 तक। 123 तक अनुच्छेदों में किसका जिक्र है? ठीक है। और फिर आगे न्यायपालिका, और न्यायपालिका कहां से है? 124 से। 124 से कहां तक है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका कहां से कहां तक है। तो 124 से 147 तक है। 147 तक। अब गुरुजी 3 और रह गया जी, तो 3 ध्यान रखो, 3 ही अक्षर है। CAG, केग, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, ये 3 के अंदर ही सल्ट गया, यानी 148 से 151। तो ध्यान रखना ये अनुच्छेद इस तरह डिवाइड है। कार्यपालिका 52 से 78 है, व्यवस्थापिका 79 से 123 है, न्यायपालिका 124 से 147 है, और केग यानी 148 से 151 तक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका का जो मेन आदमी होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। आदि जी, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। कहते हैं देश का पहला नागरिक या पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला व्यक्ति कौन है देश का? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसको मैं आपको ट्रिक से करवा देता हूं, आपके याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, ना रहे तो अपन डिटेल से तो पढ़ेंगे। पहले अपन ट्रिक से कर लेते हैं। देखो, प का नी, पकानी, कोका, पकानी कोका, दुयो दसम। 2-3 बारी लगातार बोलोगा नहीं तो याद हो जैसी। और दुयो दसम के 10 के बाद क्या आता है? नया आता है। 10 के बाद क्या आता है? नया। तो इन दोबारा रिपीट करो, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम नया, पकानी कोका दुयो दसम नया, पकानी कोका दुयो दसम नया, पकानी कोका दुयो दसम नया। 5 बार याद करोगा, याद हो जैसे। अब देखो यहां से अनुच्छेद स्टार्ट करने, कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 52। कहां से स्टार्ट करने हैं? 52। ये लो, फिर 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56, फिर 57, फिर 58, फिर 59, फिर 60 और फिर 61 और फिर 62। ये लो, ये सारे अनुच्छेद हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। 52 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। क्या कहता है? राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है?
52 कहता है। फिर कार्यपालिका जो है उसका शक्ति, कार्यपालिका कहां से याद कर लो, कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित रहेंगी, राष्ट्रपति में रहेंगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ध्यान रखना, ये 53 कहता है। पद आ गया, पद के बाद आपको काम करना पड़ेगा, इसे याद रखो, पद के बाद कार्य करना पड़ेगा। फिर नी, यानी नी का अर्थ है निर्वाचन, यहां लिख रहा हूं निर्वाचन मंडल, क्या नाम है, निर्वाचन मंडल, कि इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे, तो इसकी बात की गई है कौन से में, 54 में। किस में बात की गई है, 54 में। पकानी हो गया ना, पकानी यानी पहले में पद, दूसरे में कार्यपालिका, तीसरे में निर्वाचन। अब देखो को से याद करना है कोटा, क्या याद करना है, कोटा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार उनसे चुना जाएगा, वो कोटा होता है, किस प्रकार उसके अंदर किस प्रकार वोटिंग होती है, सब चीजों का जिक्र कहां किया गया है, यहाँ। फिर कैसे, का से कार्यालय, कार्यकाल, 56 में किसका जिक्र किया गया है, कार्यकाल का जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। फिर अगर बात करें दू से याद करना है, दू से याद करना है आपको, दोबारा निर्वाचित, कि राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, कौन से में बात की गई है, अनुच्छेद 57 में। फिर यो से योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर ठीक है, दे से याद करना है दशा, क्या याद करना है, दशा, याद रह जाएगा, दशा या शर्तें एक ही बात है, दशा या शर्तें, कि क्या क्या दशा रहेंगी वो बताया गया है, ठीक है। फिर से शपथ, ध्यान रखना शपथ का मैं डिटेल से कराऊंगा। फिर मैं का अर्थ महाभियोग, मैं का अर्थ क्या है, महाभियोग, ये लो, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत है, 61। फिर नया, यानी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित होता तब तक वही राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाकर नया राष्ट्रपति पद सर्जित बनाया जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ध्यान रखियो, ए अपना कितना अनुच्छेद हो गया, सारा हो गया राष्ट्रपति यारा। अब हम डिटेल ऊपर दोबारा पकानी को का 2 पैसे 52 में 53 में ऐसे याद रख सकते हो आप, वीडियो को 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हो, पेपर में लगभग यही पूछता है ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। अब अपन इनकी डिटेल कर लेते हैं। अब एक एक चीज पढ़ लेंगे आप। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहा गया था कि राज्य शब्द को 12 अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में एक राष्ट्रपति का पद होगा, राज्य में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा, ये बात कही गई है। याद रहे, जैसे कोई दिक्कत कोई रेज हो, राष्ट्रपति का पद होगा तो पैसे याद रह जाएगा ना, वैसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो इसे। राज्य में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। फिर अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में क्या कहा था, का मतलब था कि जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसके पास रहेगी, राष्ट्रपति के पास रहेगी। यही था कि संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार कर सकता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही तो करेगा, अगर संविधान के बाहर क्षेत्र से जाके करेगा तो फिर वो कदाचार में आ जाएगा, फिर उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखोगे कि यहां लिख देता हूं, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 53 कहता है, ठीक है। परंतु ध्यान रखें, हमारा जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष तो हुआ ही हुआ, परंतु क्या वो कैसा है, वो नाम मात्र का है। तो ध्यान रखना, नाम मात्र का है। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के पास हैं। अगर बात करें इसके अंदर, ये विधि यानी कानून में तो ये प्रमुख माना गया है, विधिक प्रमुख तो है, परंतु ओरिजिनलिटी में काम कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्य करता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है वो कैसी प्रणाली है, दोहरी प्रणाली है।
ठीक है। संसद कितनी है, संसद के कितने भाग हैं, 3 हैं, तो दोहरी हुई कि नहीं, 1 से अधिक है, ये बात ध्यान रखोगे। अब अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या है, प का नी से याद करना है, निर्वाचन, यानी क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा तय किया जाएगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। पहले आप रखो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, फिर आपकी लोकसभा और फिर आपकी विधानसभा। अब यहां से प्रश्न लगभग पूछा जाता है पेपर में, परंतु ये बात अब यहां हम क्लियर करेंगे। कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखोगे। तो कौन कौन सी, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु 2-3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दिल्ली, एक पुदुचेरी और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये कब हुआ था, 2019 में। यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और ये दोनों कब जोड़े गए थे, तो ध्यान रखना ये दोनों जोड़े गए थे 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन्हें शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग ले सकते हो। और ये जम्मू कश्मीर वाला तो करंट का है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा करंट वाला भी आप पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना ये कब हुआ था, 2019 में। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 पकानी को से याद करना है, कोटा, यही था ना, कोटा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की कौन सी प्रणाली, निर्वाचन की रीति। आगे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन सा, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव की कौन सी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, यानी जनता वोट नहीं करती, जनता के चुने हुए विधायक, सांसद ये क्या करते हैं, वोट करते हैं इसमें, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सबसे पहला प्रश्न यहां से। फिर अगर बात करें निर्वाचन के अंतर्गत 2 पद्धतियां यूज की जाती हैं, वो एक के अंदर इंक्लूड है। 2 शब्द आते हैं बार बार, आपको समझ में आता है, कई बार पूछते हैं सर क्या है ये, तो देखो एक तो बोलते हैं अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, इस पद्धति से होता है। दूसरी आती है आपकी कौन सी, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये दोनों क्या हैं, तो सबसे पहले तो इसको ये देख लेते हैं कि ये किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया था, दोनों का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इनका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था थॉमस, ध्यान रखना, इसका प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर ने। किसने किया था, थॉमस हेयर ने, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब इस ये पद्धति है क्या, ये पद्धति है क्या, इसकी बात करते हैं कि पद्धतियां है क्या। ये लीजिए, इन पद्धतियों की बात करें कि इन पद्धति में होता क्या है, तो देखो इस पद्धति के तहत क्या होता है, प्रतिनिधि होते हैं ना, उनको वोट तो दिया जाता है, वोट दिया जाता है, परंतु समान रूप से वोट दिया जाता है, यानी समानता के आधार पे वोट दिया जाता है। ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति को वोट नहीं, अगर जितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, जैसे 4 व्यक्ति खड़े हुए ना, तो चारों को वोट दिया जाएगा क्रम से,
यानी ये देखो एकल संक्रमणीय है, यानी क्रम से वोट क्या दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, परंतु उससे पहले जो वोट होते हैं या मत होते हैं उनका मूल्य निकाला जाता है। उनका क्या निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। तो मत मूल्य निकाला जाता है। इस पद्धति के तहत एकरूपता स्थापित करने के लिए जो विधायक है, सांसद है, इनका क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। तो एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए सूत्र कौन सा यूज करते हैं, विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य। तो कैसे निकालते हैं मत मूल्य विधायक का, तो यानी जिस राज्य की बात करें, राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की जनसंख्या, ध्यान रखना वर्तमान वाली नहीं गिननी है, यहां पर जो भी आधार रखा जाएगा वो 1971 की जनसंख्या को लिया जाएगा, जो 2026 तक वैध रहेगी। ये बात ध्यान रखना है, 2026 तक 1971 की जनसंख्या को वैध माना जाएगा। तो राज्य की जनसंख्या जितनी है, फिर विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यह सूत्र लगाया जाता है की संख्या। अब मान लीजिए 1971 में जो जनसंख्या थी राज्य की, राजस्थान की, विधानसभा की कितने सीटें थी, इनको भाग देंगे और फिर भाग देने के बाद जो वस्तु अपने पास प्राप्त होगी, जो संख्या अपने पास आएगी, तो उसमें फिर वापिस 1/1000 का फिर भाग दिया जाएगा, 1000 का फिर भाग दिया जाएगा। जो संख्या आपके सामने आएगी वो एक विधायक का मत मूल्य होगा। तो ध्यान रखना, राज्य की संख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा में 1/1000, यहां से मत मूल्य निकलेगा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें विधायक, यूपी के विधायकों का मत मूल्य कितना है, 208। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य कितना है, 129। अगर सबसे कम की बात करें, कम किसका है, तो ध्यान रखना सिक्किम का है, मत मूल्य सबसे कम किसका है, सिक्किम का है, कितना है, 7। कितना है, 7। ये बात आप ध्यान रखोगे, विधायकों के मत मूल्य इस तरह निकाले जाते। अब अगर बात करें इसी के आगे विधायक, अब ये बात ध्यान रखनी है, फिर संसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, यानी संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सेम रहेगा सूत्र, सभी विधायकों के मत मूल्यों का क्या करेंगे, योग करेंगे, और फिर संसद के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनका क्या कर देंगे, योग करके उनमें भाग दे देंगे और +1। ठीक है, तो विधायकों का ये बात ध्यान रखना, विधायकों का जो मत मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, मत मूल्य अलग अलग होगा, मूल्य अलग अलग, परंतु सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है, सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है। ये बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक विधायक जो होता है उसका मत मूल्य अलग अलग होगा और सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में अब अपन वो प्रक्रिया समझेंगे कि किस तरह से वोट डाले जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसके अंदर प्रत्येक मतदाता सभी को, जितने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं ना चुनाव में, उनको एक वरीयता क्रम से क्या देता है, वोट देता है। ठीक है, अब उनकी जो मतगणना कैसे देता है, इस बात को हम देख लेते हैं कि जब तक वैध वोट क्या है, वैध वोट होते हैं, वैध वोटों से, जैसे वैध वोट हैं उनका 50% और उससे +1 ही हो चाहिए, वही क्या माना जाएगा, विजित माना जाएगा, घोषित माना जाएगा। नहीं, अगर नहीं आते हैं, जितना वैध वोट है उनका आधा अगर वो ग्रहण नहीं करता है तो ध्यान रखना दूसरी गणना भी की जा सकती है। और दूसरी गणना किस प्रकार होगी, दूसरी में उसे अपना जितना वैध वोट था यानी वरीयता थी वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर तीसरी बार भी गणना की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है इसको अपन देखते हैं और क्या करना होता है अब अपन इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे A, B, C और D, ये 4 लोग थे, ये 4 लोग राष्ट्रीय पद के लिए क्या हो गए, खड़े हो गए। और उस समय वहां के जो वैध मत थे, यानी कुल मतदान कितना था, मत थे वो थे 3000। कितने थे, 3000। यानी अगर बात करें अब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात न्यूनतम कोटा क्या रहेगा, अर्थात न्यूनतम कोटा क्या रहेगा।
तो ध्यान रखना 1500 तो आधे होंगे, तो 1501 वोट जिसके पास आ जाएंगे वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। अब चारों ही खड़े हुए हैं, चारों को कितने किस प्रकार वोट आते हैं तो देखते हैं। पहली बार जैसे वोट गिरे ए बी सी और डी, पहली बार वोट गिरे तो इनको क्या हुआ, अलग अलग वोट प्राप्त हुए। अगर बात करें जैसे ए को वोट प्राप्त हुए कितने 1100, इसको प्राप्त हुए 900, कितने हो गए 2000 और रह गए अपने पास 1000। तो सी को प्राप्त हुए जैसे 700 और इसको प्राप्त हुए 300। बताओ इसमें किसी ने इतने वोट प्राप्त किए क्या, नहीं किए, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया, अर्थात अब क्या होगी, दूसरी गणना होगी। जब दूसरी गणना होगी तो सबसे कम वोट प्राप्त करता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसके कितने वोट हैं 300, इन 300 वोटों पर फिर क्या होगी, दोबारा गणना होगी, 300 पे होगी ओनली, ध्यान रखना। फिर इन 300 वोटों में से अब प्राप्त करेगा वोट, इन 300 वोटों में से किसको कितने वोट मिले। अब दूसरी वरीयता आई, दूसरी वरीयता में क्या हुआ, इसको 50 वोट मिले 300 में से, इसको 100 मिले और इसको कितने मिल गए 150। ठीक है, अब देखो ए के पास कितने हो गए, ए के पास हो गए 1150, बी के पास कितने हो गए 1000 पूरे और सी के पास कितने हो गए 850। अभी भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। फिर दोबारा गणना होगी, दोबारा गणना होगी तो ये क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब कितने वोटों पे जनगणना होनी है 850 पे, फिर गणना होगी, फिर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक होगी, फिर 850 पे होगी। तो अब की बार ए ने क्या किए 300 वोट प्राप्त कर लिए और बी ने कितने कर लिए 300, 850 थे, इसने 550 कर लिए। और अब इनकी वोटों की संख्या होगी कितने थे 1350, इसको कितने मिल गए 1350 और इसको कितने मिल गए 1550। ये लो, सही है क्या, नहीं 1450 हो जाएंगे। इसको 1450 मिल गए, इसको 1550 मिल गए। देखो सारे जितनी वरीयता आई, जितने बार क्रम में आ, ए विजेता रह रहा था सबसे ज्यादा, परंतु ये ध्यान रखें वो विजेता नहीं है जब तक वो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। अब न्यूनतम कोटा किसने प्राप्त किया, देखो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया बी ने, तो अब ये राष्ट्रपति कौन माना जाएगा, जो बी था वो राष्ट्रपति माना जाएगा क्योंकि इसने न्यूनतम कोटे को प्राप्त कर लिया है। तो ये होती है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से सभी को वोट डाले जाते हैं और उनका जो मत मूल्य होता है उसके आधार पे उनकी गिनती होती रहती है। तो ये आपको प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। ये थी आपकी एकल संक्रमणीय जो पद्धति थी, मत प्रणाली थी वही थी। अनुपातिकता, ये देखो अनुपात आता जाएगा, तो ये इस तरह से, इस तरह अनुपात के आधार पर बार बार वरीयता की जाती है। परंतु भारत के अंदर सिर्फ एक बार, भारत के अंदर सिर्फ एक बार ही द्वितीय चक्र की आवश्यकता पड़ी थी। प्रथम बार द्वितीय चक्र, यानी दूसरी बार, यानी इस तरह के वोटों की जब गणना हुई थी तो वो सिर्फ एक ही बार पड़ी है। और वो कब पड़ी थी, तो ध्यान रखना 1969, याद रह जाएगा 69। और कौन थे इस समय राष्ट्रपति थे, वी गिरी, इनके समय दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी। तो भारत में सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है और इसके समय द्वितीय वरीयता जो मतगणना हुई थी वो सिर्फ एक बार हुई है 1969 में। कौन थे, वी गिरी। तो इसमें प्रस्तावक होते हैं, ध्यान है, वो आपको राष्ट्रपति के आगे वाले पार्ट में करवा दूंगा कि कितने होते हैं। परंतु ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है, जमानत राशि कितनी है 15,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। प्रस्तावक अगर देख लें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। तो ये था अपना राष्ट्रपति का आधा। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे राष्ट्रपति के पूरे अनुच्छेदों की। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय राजस्थान, जय भारत।